मौलाना मजरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय को बेहतर करने में लगे हैं कर्नल कामेश कुमार। बिहार में अल्पसंख्यकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से खुले मौलाना मजरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय को अब तक वह मुकाम नहीं मिल पाया है जो इसे मिलना चाहिए था। हालांकि विश्वविद्यालय के खुलने से लोगों को काफ़ी उम्मीदें बंधी थी कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अल्पसंख्यकों को शिक्षित करने में काफ़ी मदद मिलेगी, लेकिन अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, यह समझने और जांच करने का विषय है। मालूम हो कि मौलाना मजरुल हक इस देश के काफ़ी चर्चित लोगों में शुमार किए जाते थे, क्योंकि देश की आज़ादी में उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे एक कानूनी विद्वान के अतिरिक्त राजनेता, शिक्षाविद, पत्रकार और दार्शनिक के रूप में जाने जाते थे। एक कट्टर राष्ट्रवादी और इस देश की धर्मनिरपेक्ष नींव में दृढ़ विश्वास रखने वाले थे। उनका मानना था कि चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान, हम एक ही नाव में हैं, हमें एक साथ तैरना या डूबना होगा। मौलाना के इस महान सोच के कारण उनके नाम पर ही उक्त विश्वविद्यालय को खोला गया, जिसमें अरबी, फारसी, उर्दू विषय को शामिल किया गया है। लेकिन विश्वविद्यालय होने के कारण इसमें जनरल फैकल्टीज भी होनी चाहिए, तभी इस विश्वविद्यालय से और भी स्टूडेंट्स जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल कामेश कुमार का कहना है कि मुझे इस विश्वविद्यालय से काफ़ी प्रेम है। मैं इस विश्वविद्यालय को बेहतर करना चाहता हूँ। इसी मकसद से मैं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर आलमगीर साहब के दिशा निर्देश पर काम करते हुए एक बेहतर विश्वविद्यालय का रूप देना चाहता हूं, ताकि इस विश्वविद्यालय से और भी फैकल्टीज के माध्यम से स्टूडेंट्स लाभ उठा सके। रजिस्ट्रार कर्नल कुमार का कहना है कि वर्तमान समय इस विश्वविद्यालय में 8 पीजी डिपार्टमेंट है और 7 के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मान्यता मिल जाए, क्योंकि नैक के लिए 15 फैकल्टीज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय एक जनरल विश्वविद्यालय है। हम लोग विश्वविद्यालय के शिक्षा के माहौल में सुधार लाते हुए उर्दू, अरबी एवं फारसी के अतिरिक्त और भी दूसरे विषयों को बढ़ाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, ताकि इस विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट सफलतापूर्वक आगे की ओर बढ़ सकें। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में रिसर्च भी शुरू हो चुका है। वर्तमान समय 45 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों ने ज्ञान संसाधन केंद्र को जिम्मेदारी लोगों को दी गई थी, उसमें हम लोगों को सफलता हाथ नहीं लगी, इसलिए 50 केंद्र को हम लोगों ने बंद कर दिया और जो बचे हुए केंद्र हैं उसकी जांच चल रही है। मालूम हो कि कर्नल कामेश कुमार इस विश्वविद्यालय में पहली बार 21 अगस्त 2018 से 20 मई 2021 तक रजिस्ट्रार के रूप में बेहतर कार्य किए थे। उसके बाद वे पटना विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार बन गए, लेकिन वे दूसरी बार 17 फरवरी 2023 को मौलाना मजरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार बनकर आए और विश्वविद्यालय को बेहतर करने में लगे हुए हैं। इन्हें पूरा यकीन है कि मेहनत बेकार नहीं जाती है। एक न एक दिन इस विश्वविद्यालय को फल अवश्य मिलेगा और एक बेहतर विश्वविद्यालय के रूप में पूरे देश में जाना जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मौलाना मजरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय के बारे में रजिस्ट्रार कर्नल कामेश कुमार क्या कहते हैं। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज मौलाना मजरुल हक अरबिक एंड पर्शियन विश्वविद्यालय पटना में हूँ और मैं आज उस इंसान से रूबरू करा रहा हूँ जो रजिस्ट्रार के पद पे हैं। आप देख लीजिए कि ये रजिस्ट्रार का एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें अब तक 13 व्यक्ति यहाँ ऐसे हैं जो रजिस्ट्रार के पद पे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ क्योंकि कर्नल कामेश कुमार जो ये रिटायर्ड हैं और कर्नल के पद से ये रिटायर किए हैं। काफ़ी चर्चित लोगों में इनका नाम शुमार किया जाता है। ये इस विश्वविद्यालय में 2 बार सेवा के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं ये 9 नंबर पे भी हैं, जो 2018 से लेकर 21 तक थे। अब 2023 में ये
दूसरी बार यहाँ पे एज ए रजिस्ट्रार आए हैं, तो इनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। इस विश्वविद्यालय के बारे में ये डिटेल्स बताएंगे कि किस प्रकार से ये विश्वविद्यालय चल रहा है, शिक्षा की स्थिति क्या है, और साथ ही साथ चूँकि ये पूरे बिहार का एक केंद्र है, और कैसे यहाँ से शिक्षा के बारे में, शिक्षा के प्रति किस तरह से बेहतर कार्य हो रहा है, ये कर्नल कमेश कुमार की ज़ुबानी यानी रजिस्ट्रार की ज़ुबानी में आपको सुना। कर्नल साहब हैं और कर्नल साहब से मैं रूबरू करा रहा हूँ। सर, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले एक जानकारी लेना चाह रहे हैं सर कि ये दूसरी बार एज ए रजिस्ट्रार आप इस विश्वविद्यालय के में आए हैं। क्या कहेंगे सर, क्या आप किस तरह से विश्वविद्यालय चल रहा है, क्या मैसेज देंगे सर आप? देखिए, मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फ़ारसी विश्वविद्यालय जो है, आपको मालूम है कि इसकी स्थापना 98 में हुई थी, 10 अप्रैल 98 को, और 98 से 2008 तक इसमें विशेष कोई ग्रोथ नहीं देखा गया था। 2008 में हमारे वाइस चांसलर आए, जो कि मगध यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे, कमर हसन साहब। उन्होंने इस विश्वविद्यालय को काफ़ी बढ़ाया, और उसके बाद उन्होंने एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर, ज्ञान संसाधन केंद्र को लाया यहाँ पे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई बेसिकली अरबी एवं फ़ारसी फ़रोग के लिए। अच्छा। लेकिन अरबी और फ़ारसी, आप जहाँ तक मालूम है आपको कि अरबी और फ़ारसी सिर्फ 2 सब्जेक्ट अगर लेके विश्वविद्यालय चलेगा तो न तो विश्वविद्यालय अपने आप को इकोनॉमिकली सर्वाइव कर पाएगा, और न ही आप लड़के जो आजकल नौकरी देख रहे हैं वो इस विश्वविद्यालय की तरफ आएंगे। तो इसीलिए वो उस चीज़ को कमर एहसान साहब ने समझा, और इसको इकोनॉमिकली वायबल कराने के लिए उन्होंने ज्ञान संसाधन केंद्र को लाया। उस समय 2008 और 2009 में इसको ज्ञान संसाधन केंद्र को लाने वाले हमारे उस समय सेक्रेटरी एजुकेशन पाठक जी ही थे, के पाठक जी। तो उन्होंने इसको लाया। फिर हमारे 2008 से लेकर 2015 तक ये पूरी यूनिवर्सिटी जो आउटसोर्सिंग स्टाफ के बेसिस पे चल रही थी। तो 2015 में पहली बार भर्ती हुई 37 कर्मचारियों की, और इस बीच ये विश्वविद्यालय बहुत चीज़ों से जूझता रहा। रेगुलर वाइस चांसलर कभी नहीं थे, कभी रेगुलर रजिस्ट्रार नहीं थे। मैं 3 साल अगस्त 21 से लेके अप्रैल 24 तक यहाँ पे था, और उस बीच मैंने बहुत कोशिश की इस विश्वविद्यालय को एक क्वालिटी एजुकेशन दिलाने के लिए, कि जिससे एक स्टैंडर्ड हो, क्योंकि इस विश्वविद्यालय को बेसिकली कहा गया था कि आप इक्विटेबल, गरीब लोग हैं दूर दराज के इलाकों में, वहाँ पे अपनी शिक्षा को फैलाएं। तो उस समय भी इस विश्वविद्यालय ने कोशिश की थी ज्ञान संसाधन केंद्र की तरफ से। बीच में 2011-12 में इस विश्वविद्यालय को 10 कॉलेज दिए गए थे कि आप पूरे बिहार में 10 कॉलेज इस्टेब्लिश कीजिए, लेकिन उसके बारे में भी लोगों ने कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो मैंने आने के बाद, जब मैं अप्रैल 21 में यहाँ से चला गया था, और उसके बाद अगस्त 21 में मई 21 में गया था यहाँ से, और अगस्त 21 में मैं पटना विश्वविद्यालय का भी रजिस्ट्रार रहा। तो उसके बाद मुझे ये कहीं न कहीं कचोटता रहा कि मैं इस विश्वविद्यालय में वापस आऊँ और जो काम मैंने छोड़ा है उसको आगे बढ़ाऊँ। तो ये विश्वविद्यालय मेरा इश्क है बेसिकली। ठीक है, वो विषय प्रेम हो गया है, काफ़ी प्रेम है। पटना विश्वविद्यालय, चूँकि मैं साइंस कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ, तो पटना विश्वविद्यालय तो मेरे लिए परिवार की तरह है। लेकिन इस विश्वविद्यालय से मुझे इश्क हो गया था, और इस विश्वविद्यालय को जितना आगे बढ़ा सकूँ वो मेरे मन में कचोटता रहता था। इसलिए दोबारा मैंने एक ट्रांसफ़र लेटर दिया था सितंबर 22 में, सितंबर 23 में, लेकिन उस समय ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। बाद में 15 फरवरी को मेरा ट्रांसफ़र हुआ, 17 फरवरी को मैंने इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया। तो इस विश्वविद्यालय में देखिए 32 बीएड कॉलेज हैं,
और सिर्फ एक अफिलिएटेड कॉलेज है। 120 मदरसा है जिसकी सिर्फ हम लोग एग्जामिनिंग बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई कंट्रोल नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने सिंडिकेट से पास करवाया था और उसमें चेयरमैन मदरसा बोर्ड जो उस समय थे अंसारी साहब, उन्होंने भी एक स्टैट्यूट बनाया था कि हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी मदरसा का आना चाहिए, और इसकी पूरा स्टैट्यूट और पूरा प्रपोजल बना के हम लोगों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई मामला वहाँ से बना नहीं। उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ 8 पीजी डिपार्टमेंट हैं। 7 पीजी डिपार्टमेंट का करीब 1-1.5 साल से हमने प्रपोजल भेजा था, और एसीएस की इस बार मीटिंग जब हुई थी तो उस समय भी हमारे वीसी साहब ने पाठक साहब को रिक्वेस्ट किया था कि ये 7 डिपार्टमेंट जो हमारे हैं, जो कि नैक के लिए 15 डिपार्टमेंट ज़रूरी हैं, तो ये 7 डिपार्टमेंट को दे दिया जाए। लेकिन वो 7 डिपार्टमेंट अभी तक नहीं मिले हैं, कोशिश जारी है। और इस बार लेटेस्ट हम लोगों ने एकेडमिक काउंसिल में ये डिस्कशन किया कि वो 10 कॉलेजेस जो हैं, जो हम लोग को 2011-12 में एक अपॉर्चुनिटी मिली थी इस विश्वविद्यालय को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसके बारे में एक पहल की जाए और एक प्रपोजल बना के एजुकेशन डिपार्टमेंट भेजा जाए। जनरल पाठ्यक्रम है, उसके लिए रेगुलर एफिलिएटेड कॉलेज के लिए अब एप्लीकेशन इनवाइट किया थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट पोर्टल, लेकिन ये प्रपोजल वहाँ पे पेंडिंग है क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का शायद ये मानना है कि हम लोग जनरल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा सकते हैं, सिर्फ अरबी फ़ारसी। तो ये शायद मिथ है, क्योंकि आपको मालूम है एनसीटी ने कहा है कि 2030 से सिर्फ बीएड कॉलेज कंपोजिट इंस्टीट्यूशन होंगे। जो बीए बीएससी पढ़ाएंगे वही बीएड पढ़ाएंगे, बीए बीएड बीएससी बीएड। तो उसके लिए जनरल डिग्री कॉलेज जो बीएड है हमारे कॉलेज, उसको डिग्री कॉलेज में लेना ही है, अदरवाइज़ ये विश्वविद्यालय बीएड कॉलेज को एफिलिएशन नहीं दे पाएगा। और केआरसी भी हम लोगों ने, जो केआरसी धीरे धीरे जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर है, ज्ञान संसाधन केंद्र, वो अपना जो एम है गरीब बच्चों को पढ़ाना और सही क्वालिटी पढ़ाना, उस एम में फेल हो रहे थे। तो उस क्वालिटी को चेक करने के लिए हमने अभी 50 केआरसी बंद किए, और उस 50 केआरसी बंद किए और बाकी केआरसीज़ को हम लोग इंस्पेक्शन करने वाले हैं, जिससे कि जो हमारा मेन एम है क्वालिटी एजुकेशन गरीब लोगों को देना, वो अचीव हो। तो ये विश्वविद्यालय की गति अभी थोड़ी तेज़ हुई है, और हम लोग और भी बहुत सारे कोर्सेज लाना चाहते हैं, लाएंगे। इस बार लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आया है कि जो बीबीए बीसीए बीजेएमसी कोर्सेज हैं उसको एआईसीटी से उसका रिकग्निशन लिया जाए पहले, और तो उसके बारे में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि विश्वविद्यालय जल्दी से जल्दी नैक के लिए अप्लाई करे, डिफरेंट कोर्सेज लाए, और वैसे कोर्सेज लाए अरेबिक और पर्शियन के अलावा, जिससे कि विश्वविद्यालय इकोनॉमिकली सर्वाइव भी करे, क्योंकि बहुत सारे खर्चे विश्वविद्यालय के ऐसे होते हैं जिनको चलाने के लिए आपको सिर्फ अरबी फ़ारसी में इनटेक उतने नहीं, उससे काम नहीं चल सकता है। तो ये विश्वविद्यालय की गतिविधि है। और पैट भी हमारा यहाँ पे हुआ, पीएचडी एडमिशन टेस्ट, और रिसर्च वर्क भी शुरू हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटी के बारे में यूजीसी का कहना है कि यूनिवर्सिटी नहीं है अगर आपके पास रिसर्च नहीं है। तो रिसर्च करने की भी कार्रवाई, ये पहला कोर्स वर्क स्टार्ट हो गया है। हमारे करीब 45 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और उनका कोर्स वर्क स्टार्ट हो गया। हो सकता है अगले 3 साल 4 साल में जब भी वो पीएचडी अवार्ड हो तो उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। कर्नल, देखिए कामेश कुमार जी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि रजिस्ट्रार साहब हैं। रजिस्ट्रार साहब इस विश्वविद्यालय के प्रति जो बोल रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये बोल रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय में आने के बाद इस विश्वविद्यालय से मुझे ऐसा प्रेम हो चुका है, इतना मैं इसका करीब हो चुका हूँ, इस विश्वविद्यालय को मैं इतना बेहतर करना चाह रहा हूँ, मुझे कहीं और भी भेजा जाता है तो मैं इस विश्वविद्यालय में लौटना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि इस विश्वविद्यालय को मैं एक विश्वविद्यालय को के रूप में जगह देना चाहता हूँ, इस विश्वविद्यालय को मैं बनाना चाहता हूँ। जाहिर चीज़ है कि मौलाना मजरूल हक बिहार का एक जाना माना विश्वविद्यालय है, लेकिन जो रूप एक विश्वविद्यालय का
होना चाहिए वो अब तक नहीं मिल पाया है, और कहीं ना कहीं उसमें किसी की अनदेखी कही जा रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कर्नल साहब जब से यहाँ रजिस्ट्रार बनकर आए हैं, इस विश्वविद्यालय को एक बेहतर विश्वविद्यालय के रूप में देखना चाहते हैं। उसके लिए ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी। तो एक चीज़ ये बताइए कर्नल साहब के क्या कारण है कि विश्वविद्यालय जैसे और भी विश्वविद्यालय से नया विश्वविद्यालय खुला है लेकिन एक रूप ले चुका है, अब तक ये वो रूप में नहीं आया है, कारण क्या है? कारण यही है कि जब इनिशियली इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो कहा गया कि ये अरबी और फ़ारसी भाषा के फ़रोग के लिए है। अच्छा। अरबी फ़ारसी भाषा, लेकिन उस समय उसके बाद 2008 और 2009 में इसकी जब फंक्शनल ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई तो उसमें कहा गया कि अरबी मतलब यूनिवर्सिटी जो है वो डिग्रीज़ और डिप्लोमा ग्रांट करेगी अरबी एंड पर्शियन एंड इन सच अदर लर्निंग इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन। टेक्निकल तो हमारे पास नहीं है। तो हमारा जो चार्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो फिक्स किया गया कि ये किसी तरह जनरल यूनिवर्सिटी है, ये एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो जनरल यूनिवर्सिटी में रेगुलर जो पाठ्यक्रम है जिसमें ज़्यादा बच्चे जाते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये कोशिश मेरी पुराने समय में भी थी कि इस विश्वविद्यालय को रेगुलर पाठ्यक्रम एफिलिएटेड कॉलेज मिले, क्योंकि हमारे पास कोई कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है। पिछले बार जब हमारे जो डॉक्टर खालिद मिर्ज़ा थे यहाँ पे पूर्व वाइस चांसलर, जब नहीं रहे, और हमारे प्रोइसी थे और हम तीनों सीएम सेक्रेटेरिएट भी गए थे ये लेने के लिए कि हमें आप कंस्टिट्यूएंट यूनिट दे दीजिए। अगर माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, 5 कॉलेजेस हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, उसको हमें कंस्टिट्यूएंट कॉलेज दे दीजिए, नहीं तो और 2-4 कोई भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज दे दीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो स्टैट्यूट मेंबर आप कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से ले सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी में टीचर्स नहीं है। लेकिन अगर कंस्टिट्यूएंट यूनिट नहीं है तो मेंबर्स के लिए भी आपको दूसरे विश्वविद्यालय पर डिपेंड करना पड़ता है। और जब आपके पास कंस्टिट्यूएंट कॉलेज होंगे, सीनियर टीचर्स होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर्स होंगे, तो उनके थ्रू विश्वविद्यालय को बढ़ाना ज़्यादा आसान है। हमारे पास नवंबर 22 के पहले कुल 6 टीचर थे और आज अब हमारे नवंबर 22 के बाद अपॉइंटमेंट के बाद 22 टीचर हैं। तो इसकी गति और तेज हुई है, क्योंकि आप टीचर्स होंगे तो उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हैं, टास्क असाइन कर सकते हैं और वो टास्क ज़्यादा तेज़ी से करेंगे। हमारे पास कोई टीचर ही नहीं था, 2015 तक स्टाफ ही नहीं थे, तो आउटसोर्सिंग के थ्रू, स्टाफ के थ्रू और विदाउट टीचर ये विश्वविद्यालय कैसे गति बढ़ सकता था। और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ बनी है जैसे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, तो उन लोगों को एफिलिएटेड कॉलेज और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मिले हैं पेरेंट यूनिवर्सिटी से, तो उनकी गति तेज हुई क्योंकि उनके पास वो सारा सब कुछ है। सिर्फ उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यूनिवर्सिटी के पास, लेकिन एकेडमिक रूप से कंस्टिट्यूएंट कॉलेज भी हैं, एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं। अगर हमारे पास भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के बाद होते, या 2011-12 में अगर ये कॉलेजेज जो 10-12 कॉलेजेस का प्रपोजल मिला था हम इस्टेब्लिश करते, तो इस विश्वविद्यालय की रूपरेखा डिफरेंट होती। एक सवाल ये है सर कि अभी कौन कौन सा फैकल्टीज़ यहाँ चल रहा है? अभी हमारे पास देखिए फैकल्टीज़ जो है, एक है इंग्लिश, एक है उर्दू, एक है अरबिक, एक है पर्शियन, एक है इस्लामिक स्टडीज़, एक है MJMC मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एक है MBA, एक एजुकेशन। ये 8 प्रोग्राम, 8 फैकल्टीज। ये 8 फैकल्टीज पूरे मतलब रनिंग में हाँ, 8 फैकल्टी रनिंग में। हर एक में 3-3 टीचर्स हैं। एक में उर्दू में 2 हैं और MBA में 2 हैं। एक रिज़ाइन करके चली गई हैं डॉक्टर जयंती कुमारी। तो टोटल 22 टीचर हैं हमारे पास। अभी सर जो विश्वविद्यालय के आपके VC हैं, क्या नाम है? डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर साहब। क्या उनके काट करने की शैली सर? देखिए
वीसी के बारे में, क्योंकि हर एक कुलपति की कार्यशैली अलग होती है कार्य करने की, तो आपने सर कई वीसी को देखा है? हाँ, मैंने वीसी को देखा है। तो हर एक की कार्यशैली अलग होती है और उनके डिसीजन लेने के पहले मैं वीसी की कार्यशैली पे नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मैंने ये देखा है, ये एक्सपीरियंस किया है कि जितने भी वाइस चांसलर बनते हैं नए, उनको रूल्स रेगुलेशन और फिनांसेस की एक वर्कशॉप या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट या गवर्नर सेक्रेटेरिएट द्वारा ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी वीसी उनको आसानी हो डिसीजन लेने में, चाहे वो फिनेंशियल डिसीजन हो या एकेडमिक डिसीजन हो या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो, ये डिसीजन लेने में, क्योंकि पढ़ाई के बाद शायद रूल रेगुलेशन, एक्सपीरियंस के थ्रू रूल रेगुलेशन पता चल जाता है लोगों को, लेकिन उतनी डिटेल में रूल रेगुलेशन पता नहीं होता है, और इसके कारण कभी कभी किसी वीसी द्वारा डिसीजन जो होते हैं वो गलत भी हो जाते हैं अगर उनको प्रॉपर एडवाइस नहीं मिले। एक सवाल ये है, चूँकि बीइंग ए रजिस्ट्रार सर, क्या मैसेज देंगे जो इस विश्वविद्यालय के लोग जुड़े हुए हैं या उन स्टूडेंट के लिए जो इस विश्वविद्यालय से है? देखिए, इस विश्वविद्यालय से जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनसे यही एक्सपेक्ट करता हूं कि इस विश्वविद्यालय की मार्केट में जो सच्चाई है, जो अगर विश्वविद्यालय का डिसीजन कुछ गलत है उसको लिखित रूप में पहुंचाए, विश्वविद्यालय तक, राजभवन तक पहुंचाए और एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचाए, और वो क्रिटिसिज्म के रूप में नहीं, वो कि इसमें क्या बेहतर तरक्की की जा सकती है इस विश्वविद्यालय के, उसको लिखित रूप में दें। और हम लोग जितने भी हमारे यहाँ टीचर हैं, ऑफिसर्स हैं, वीसी साहब हैं, उसको ज़रूर उस पर विचार करेंगे, क्योंकि होता है कभी कभी हमारे एंगल से हर एक काम ठीक होता है, हर एक इंडिविजुअल को ये लगता है, चाहे मैं हूँ, मुझे भी ये लगता है कि ये मैं जो काम है, ये मैं डिसीजन जो दे रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन जब चार आदमी अलग अलग नज़रिए से उस डिसीजन को देखते हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ खामियां हो। तो आए इस पे, या तो मिलें, या अगर लिखित में नहीं दे सकते हैं तो मिल के बताएं, और लिखित में दे सकते हैं तो लिखित में दें कि इस विश्वविद्यालय में क्या क्या कमियां हैं और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सोल्यूशन ज़रूर दें, सिर्फ ये बता देना कि ये कमी है, सोल्यूशन ज़रूर दें, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग उस सोल्यूशन की तरफ ध्यान ना दे सकें। ये तो हुआ सर जो आपके विश्वविद्यालय से जो जुड़े लोग हैं। स्टूडेंट के बारे में क्या मैसेज है? स्टूडेंट के बारे में मैं यही मैसेज दूंगा, और अगर आपको कोई शॉर्टकट बताता है, चाहे विश्वविद्यालय बताता हो या कॉलेज बताता हो या केआरसी बताता हो या बीएड कॉलेज बताता हो, उस पे ध्यान मत दीजिए। आप अपनी क्लास 100% कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट शॉर्ट टर्म में तो आपको हेल्प कर सकता है, आपको एक डिग्री दे सकता है, लेकिन उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आप अगर कोर्ट में जाएंगे तो उसी कोर्ट में एक वकील 10-15 लाख की फ़ीस लेता है, और उसी कोर्ट में बाहर एक नोटरी 100 रुपये में टाइप करता है। तो ये डिफरेंस अगर लाना है आप में, तो आप ज़रूर पढ़ाई कीजिए, जो आपको क्वेश्चन रेज कीजिए टीचर से जो कि पढ़ के आए। अगर आप नहीं चाहेंगे तो टीचर भी आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। अगर आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो वो जवाब नहीं देगा। तो आप उसको फोर्स कीजिए पढ़ाने के लिए, और ये सिर्फ आपके ही थ्रू हो सकता है। आप शॉर्टकट लेंगे तो शॉर्टकट तो आज दुनिया में सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन उस शॉर्टकट का खामियाजा आपको अपने फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। देखिए, कर्नल साहब हैं और कर्नल साहब बहुत डिटेल्स बताए, जैसा बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। चूँकि मजरूल हक विश्वविद्यालय जो है ये एक अपने आप में विश्वविद्यालय है, हालांकि जितना नाम रहा है इन विश्वविद्यालय का
उतना काम नहीं हो पाया है, लेकिन धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। और कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार्स कर्नल साहब जैसे आए हैं तो निश्चित रूप से, चूँकि आप जान रहे हैं कि देश की सेवा करके ये आए हैं और उस जगह से आए हैं जहाँ पे गलत शब्द नहीं है, तो उसी शब्द को यहाँ भी सच्चाई दिखाने के लिए, सच्चाई करने के लिए, सही बताने के लिए कर्नल साहब इस चेयर पे आप बैठे हैं और बैठकर जो काम कर रहे हैं वो वाकई जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। चूँकि हम लोग भी देख रहे हैं कि लगातार इनके आने से विश्वविद्यालय लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, लगातार बेहतर हो रहा है और आने वाले समय में भी और भी बेहतर होगा, ऐसा हम लोगों को भी उम्मीद है और कर्नल साहब को भी अपने कामों पे विश्वास है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।